हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा और इसके बाद जस्ट इसके एंड होते ही वी विल कम अप विद एन MCQ सेशन फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं एंड उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं। तो MCQ शॉर्ट आंसर्स जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस पार्ट से वी विल डू इट अप। सो लेट्स स्टार्ट। ओजोन तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड ऑल दैट। सो लेट्स बिगिन। फ्यूल ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय रिलीजिंग देयर केमिकल एनर्जी। ओके, इनको हम कहते हैं फ्यूल, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, है ना। और ये बात याद रखना है कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने पेपर था और पेपर को आपने जला दिया, सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर फ्यूल की तरह आप यूज़ करेंगे तो बहुत हाई, बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वो सही तरीके से उसका कैलोरीफिक, उसका अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्न करने पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी विल सी ऑल, एक एक करके सब देखेंगे। वैसे मटेरियल्स जो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, कैसे, केमिकल एनर्जी से, उनको कहते हैं फ्यूल, खुद बर्न होके। क्या क्या है फ्यूल? कोल है, कोल एक्चुअली एक साथ ही होगा, कोल है, वुड है, LPG, डीजल, केरोसिन, मीथेन, बायोगैस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स। अभी फॉसिल फ्यूल की बात नहीं हो रही है, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं फ्यूल के बारे में। द अमाउंट ऑफ वुड भी इसमें फ्यूल में आया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल डिफरेंट होता है, वो वी विल सी। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू और हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। यानी अगर आप 1 kg किसी को बर्न करो और 1 kg बर्न करने के बाद आपको जितना हीट एनर्जी मिलेगा कंप्लीट कंबशन होने के बाद, उसको ही हम लोग कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू का SI यूनिट क्या है? जूल पर kg। बहुत ज़्यादा होता है इसलिए जूल को भी कन्वर्ट इनटू किलो। वी ऑल नो दैट किलो इज एक्चुअली 10 to the power 3 विच इज़ 1000, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है। ओके, हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है। डीजल कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको एटलीस्ट वैल्यू पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब अरेंज करने को दे देता है क्वेश्चन एग्जाम में। डीजल इज़ 45 किलो जूल पर ग्राम, केरोसिन इज़ 48 किलो जूल पर ग्राम एंड पेट्रोल इज़ 50 किलो जूल पर ग्राम। जानबूझ के मैंने इसको ऐसे ही सजाया है ताकि आपको याद रहे कि डीजल का सबसे कम, इसके बाद केरोसिन एंड देन पेट्रोल, DKP, डीजल का सबसे कम, उसके बाद केरोसिन एंड देन पेट्रोल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिससे हम लोग अभी भी सस्टेन कर लें अच्छे से और आने वाले जनरेशन्स को भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे लेट्स से अगर अभी हम लोग सारा फ्यूल यूज़ कर लें, किसको सोचना है आगे का? सारा फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। आपने तो सारा फ्यूल यूज़ कर लिया, बट कमिंग अप जो जनरेशन्स होंगे उनको बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज आपने सारा फ्यूल यूज़ कर लिया, आपने वाटर, पूरा फ्रेश वाटर ख़त्म कर दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ इस प्रोसेस से यूज़ करना कि आप भी अभी अपने नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो भी अर्थ पे बिल्कुल अच्छे से रह पाएँ, उनको भी, आने वाले जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसी चीज़ को डेफिनेशन बना के, ये वो प्रोसेस है जिससे आप फ्यूचर की जनरेशन को मीट कर सकते हैं। प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे पी मिस हो गया है। इट इज़ अ प्रोसेस टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, सॉरी, इट इज़ द प्रोसेस टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, दिस विल बी प्रेजेंट जनरेशन। अभी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है उसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स। यानी फ्यूचर जनरेशन्स इसकी वजह से अफेक्टेड ना हो। कुछ इस तरीके से आप अपनी नीड को फुलफ़िल करें कि आने वाले जनरेशन्स को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इन सब पे हम लोगों को ज़्यादा डिपेंड होना होगा rather than फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? वी विल सी आगे, थोड़ा आगे।
एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन करना होगा, घर ऑफिसेज ऐसे बनाने होंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एनर्जी क्या कर पाएँ, एनर्जी को कंजर्व कर पाएँ, एनर्जी वेस्टेज ना हो, वाटर वेस्टेज ना हो। सी वी हैव सीन कुछ ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि आप बेसिन में यू आर वॉशिंग योर हैंड्स एंड वो बेसिन का जो गंदा पानी है जिससे आपने हाथ धोया वो डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है टॉयलेट के फ्लश में। तो जो पानी आप हाथ धो के जस्ट ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं, फ्रेश आपने नॉर्मल वाटर से हाथ धोए वो डायरेक्ट सीवेज पाइप के थ्रू एलिमिनेट हो गया। बट अगर आप उसको कनेक्ट कर दें टॉयलेट के फ्लश से तो उसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट के फ्लश में। तो ये क्या है, आप इससे क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके का जस्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आप अपना एक योगदान दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका वो वाटर जो है उसको आप एटलीस्ट एक बार और यूज़ कर ले रहे हैं। जहाँ पे आपको फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप उस पानी से भी काम चला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। तो घर ऐसा बनाना चाहिए, वी शुड कंस्ट्रक्ट दैट टाइप ऑफ होम एंड ऑफिसेज ताकि वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी हो, एनर्जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँ, वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो। डेवलपिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, जैसे वी ऑल नो वी हैव सीन बहुत ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में सेंट्रलाइज एसी सिस्टम होता है। नाउ व्हाट हैपन इफ दे हैव स्विच ऑन द एसी, सबको इक्वली इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट कोल्डनेस। नाउ अब किसी को अगर चाहिए कि हाँ मुझे एसी कम करवाना है तो आइदर आपके लिए अकेले के लिए वो नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज़, जितना रिक्वायर्ड नहीं है, जितना ज़्यादा एक सर्टेन टेम्परेचर, वी ऑल नो 365 में इक्वली हॉट डेज नहीं होता है, इक्वली हॉट डेज नहीं होता है। सम टाइम एसी बहुत 26-25 पे भी चल रहा है तो इट्स ओके। सो जब 26-25 पे चल रहा होता, बहुत सारे ऑफिसेज ऐसा नहीं करती हैं, दे डोंट चेंज देयर सिस्टम, एक ही टेम्परेचर पे दे हैव स्विच्ड इट ऑन। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। आप एसी को जितना कम टेम्परेचर पे चलाएंगे आपका बिल उतना ज़्यादा आएगा। सो हमें ऑफिसेज और होम्स कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, ना कि एनर्जी वेस्ट करें। यहाँ वो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड अर्बन प्लानिंग, बिल्कुल इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें, सिटीज़ वगैरह इस तरीके से हम लोग प्लान करें ताकि जितना ज़्यादा एनर्जी, वाटर और ये सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल अच्छे से हम लोग इसको यूज़ कर पाए, है ना। अब आप रहते हैं यहाँ एंड मान लीजिए कोई सिटी ऐसा प्लान हुआ दैट यू आर लिविंग इन दिस साइड एंड बहुत दूर देयर इज़ अ स्कूल, तो क्या होगा, अब अगर कोई भी बच्चे उस जगह से स्कूल जा रहे हैं, दे हैव टू कम्यूट। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों के लिए नॉर्मल काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है आपका। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग फ्यूल्स, दे आर रिलीजिंग गैसेस, हार्मफुल गैसेस। सो सिटीज़ भी इस तरीके से आपने देखे होंगे, इस तरीके से प्लान किया जाता है कि अगर आपका घर है तो उससे कुछ डिस्टेंस पे यू आर हैविंग सम मल्टीप्लेक्स, आप वहाँ जाके मूवी देख सकते हैं। कुछ दूरी पे यू हैव स्कूल, कुछ दूरी पे यू हैव हॉस्पिटल, ताकि आपको नॉर्मल काम के लिए बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े, एनर्जी का वेस्टेज ना हो। सो अर्बन प्लानिंग करने में और ये सब करने में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं, वी विल सी। एनर्जी जो सोर्सेज काफ़ी टाइम से आपने वर्ड यूज़ किया, सुना होगा, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज, ये सब क्या है। सो सी, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, एनर्जी जो बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स। जैसे कन्वेंशनल में क्या क्या है, सी कन्वेंशनल में दो टाइप है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, वो जाने दो। कन्वेंशनल में क्या है, कोल, पेट्रोल, ये सब बहुत टाइम से वी आर यूजिंग, फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राइड डंक, वी आर यूजिंग, इसको काफ़ी टाइम से हम लोग कोल एंड पेट्रोल, तो ड्राइड डंक और ये सब हम लोग इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत कन्वीनियंटली मिल जाता है, दैट इज़ वाई हम लोग इन्हें कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न किसी चीज़ को नॉन रिन्यूएबल कहने के लिए, बिकॉज ये उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकते जितने रेट से इनका कंजम्पशन है। दैट मीन्स आप इन्हें जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं बट ये उतनी जल्दी जल्दी बन नहीं रहे हैं। कोल को वी नो दैट एक कोल को बहुत टाइम लगता है, 1000 ऑफ ईयर्स के बाद कोल फॉर्म होता है। वी विल सी कि कैसे नेचुरल लिविंग बींग्स डाइड, जो मर जाते हैं, पेड़ एंड एनिमल्स, दे गो इनसाइड, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से सेडिमेंटेशन, क्ले होता है, सही प्रेशर बिल्डअप होने पे वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी जल्दी जितना टाइम आपको लगा, आपने कोल का पीस उठाया, यू बर्न्ड इट, आपको कुछ मिनट्स का टाइम लगा बट उसको बनने में इट टुक 1000 ऑफ ईयर्स। तो जितनी जल्दी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं उतनी जल्दी वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है।
दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। कभी ना कभी जाके ये फिनिश होने वाला है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज विच कम्स फ्रॉम प्लांट, यहाँ पे आया फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, वो जो प्लांट और एनर्जी एनिमल से आते हैं, बट कब, बरीड इनसाइड द अर्थ, जब प्लांट या एनिमल्स अर्थ के इनसाइड चले जाते हैं। अर्थ के इनसाइड क्यों जाते हैं, अपने मन से तो जाते नहीं है। सी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम अटैच किया हुआ, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। पेट्रोल और नेचुरल गैस, कोल का भी कुछ इसी तरीके से कहानी है, ठीक है। ओशन था, पेट्रोल में ओशन होता है, आई थिंक कोल में फ्रेश वाटर होता है, बाकी सेम ही है। ओशन जो काफ़ी टाइम पहले 300-400 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ओशन हुआ करता था, वी ऑल नो, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि प्लेट्स हमेशा ना टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है। प्लेट्स जो होते हैं, ये जो क्रस्ट के अर्थ के ऊपर जो, मतलब ये जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है वो एक्चुअली काफ़ी सारे प्लेट्स से बना हुआ है। कुछ प्लेट्स ऐसे हैं जिसमें लैंड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें वाटर है, कुछ ऐसा है जो मिक्सचर है। नाउ दीज प्लेट्स मूव, ठीक है। इन्हीं प्लेट्स के टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वी नो कि अर्थक्वेक आता है। नाउ ये प्लेट टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिनोमिनास, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंड देन सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड होता है, और कुछ जो होता है वो वापस जाके प्लेट सिंक इन होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारे प्लेट्स आपस में मूव कर रहे हैं। आपने ये भी पता नहीं यू ऑल नो कि नहीं, बट वी ऑल नो के ये जो अर्थ का जो हमारा जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का एक प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट से जब आके टकराया था, एशियन प्लेट से जब आके ये प्लेट टकराया था, तो इतना ज़ोर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ गया था, तो उसके बाद वहाँ का जो रॉक्स था ना वो सब फोल्ड हो गया। जैसे एक पेज है, ये दोनों एक साथ है, ये टकराएगा तो ये फोल्ड होगा ना, वैसे ही फोल्ड होके हिमालयस बना है। इसीलिए हिमालयस का हमेशा इट इज़ इंक्रीजिंग इन हाइट, बिकॉज धीरे धीरे दैट इंडियन प्लेट इज़ गोइंग इनसाइड द यूरेशियन प्लेट। ये धीरे धीरे ये जो प्लेट है ये इसके नीचे जाता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाइट ऊंचा होता जाता होगा। तो वैसे ही पहले जो कभी सी हुआ करता था, जैसे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कि हिमालयस की जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो सी के एनिमल्स के हैं, ऐसे एनिमल्स के, मरीन एनिमल्स के हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पहले ये किसी सी का पार्ट था, गोंडवाना लैंड और ये सब कुछ पार्ट आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये बिल्कुल वहीं से आया है कि जो एनिमल्स पहले ओशन और ये सब में बीनीथ ओशन थे, वो क्या हुआ, ये जो टाइनी प्लांट और एनिमल्स थे वो वहाँ मर गए और बरी हो गए ओशन फ्लोर में। ओवर द टाइम क्या हुआ, इसी के ऊपर सिल्ट, सेडिमेंटेशन, ओशन भरने लगा। अगर मान लो दो लैंड के बीच में, जो पहले ओशन होता था, दो तरफ से पहाड़ आ गया, तो वो बीच में क्या हो गया, ओशन फंस गया। कुछ रिवर्स उसमें आ रहे हैं, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सिल्टेशन हो रहा है, जिसके कारण से ओशन इट ड्राइड अप, एंड उसके ऊपर बहुत सारा सेडिमेंटेशन, वी ऑल नो कि सेडिमेंट्री रॉक्स एक होता है जो सेडिमेंट की वजह से बनता है, सेम वैसे। तो इन रॉक्स में ये प्लांट और एनिमल्स जो भी थे, इन सब का रिमेन्स यहाँ पे फिक्स हो गया, जम गया रॉक्स के फॉर्म में। नाउ अब मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हीट, अर्थ का इनॉर्मस प्रेशर और हीट की वजह से ये उन जो एनिमल्स और प्लांट्स थे उनको ये गैस और ऑयल्स में कन्वर्ट कर देता है। आज जब हम लोगों को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ऑयल है, हम लोग क्या करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर एक उसका प्लांट लगाते हैं, यहाँ से ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे ऑयल और गैस के डिपॉजिट हैं वहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रिफाइनरी भी बोलते हैं, सॉरी रिफाइनरी बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, नो इट इज़ नॉट रिफाइनरी, ये प्लांट्स होता है, यू नो। मुंबई का मुझे एक याद नहीं है, बट देयर इज़ समथिंग, आप में से किसी को याद है तो काइंडली कमेंट में बताइएगा। बट मुंबई में भी है एक रिलायंस का, आई थिंक दे हैव, वो लोग क्या कर रहे हैं, अरेबियन जो सी है उसमें से दे आर टेकिंग आउट द नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोल्स। नाउ सोलर एनर्जी, अब आते हैं फॉसिल फ्यूल, तो आपने समझ लिया। अभी सोलर एनर्जी क्या है, सी एक सोलर सेल, वी ऑल नो सोलर एनर्जी क्या होता है, सन से जो मिलता है एनर्जी, और ये एक तरीके से क्या है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए सन की एनर्जी यू विल गेट, ठीक है। ये एक घर है, इसके ऊपर इन लोगों ने सोलर पैनल बनाया हुआ है। ये सोलर पैनल क्या करता है, ये जो सन से लाइट एनर्जी आ रहा है इसको ये एब्जॉर्ब करके फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो उससे क्या होगा, आपको बिल नहीं देना है, आप बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लीन फ्यूल मिलेगा, ठीक है।
सो एक सोलर एनर्जी, एक सोलर सेल जो होता है ये सिलिकॉन आर्सेनिक या सिलिकॉन बोरॉन से बना होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करता है। याद रखिएगा फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। व्हाट इज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट? What is photovoltaic effect? It converts solar energy into electricity. They are joined to form solar panel. ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन करके एक पैनल बनाते हैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ यूज़ हुआ है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? स्ट्रीट लाइटनिंग, डोमेस्टिक लाइटनिंग और ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। डीसैलिनेशन इसी काम के लिए यूज़ होता है सुंदरबन में, डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट निकालने के काम में आता है ना। पोल्यूशन फ्री है, चीप है और इनएग्जॉस्टेबल है। पोल्यूशन नहीं होता इसमें, बिल्कुल चीप है। डिसएडवांटेज क्या है? ये हर प्लेसेस पे हर वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विंड एनर्जी क्या होता है? विंड के पास हम लोग जानते हैं वेलोसिटी होता है, दैट इज़ वाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यही काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं? मिल को टर्न करते हैं। वो जो विंड मिल होता है इसके ब्लेड्स को टर्न करते हैं एंड जब ये ब्लेड्स को टर्न करते हैं तो ये ब्लेड्स उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में। जस्ट 1 मिनट, ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? विंड हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं है। विंड फार्म सिर्फ उसी जगह ही इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहाँ पे साल के ज़्यादातर वक्त, ईयर का जो लार्जर ड्यूरेशन होगा वहाँ पे विंड फ्लो करे। दूसरा, विंड का जो स्पीड है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए, वरना उसके नीचे फिर आपको अलग से खर्च करना होगा, फिर अलग से टरबाइन घुमाना होगा, तो वो अलग से एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए चैप्टर बहुत कम मार्क्स का है बट इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब एग्जाम में दे कैन गिव के स्टेट 1 एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, 1 डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, तो आपको जस्ट एक एक दो पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, ये है टाइडल एनर्जी। आप जो जिसका डायग्राम देख रहे हैं ये एक्चुअली ऑर्बिटल O2 है। स्कॉटलैंड का एक टाइडल एनर्जी के लिए एक उन्होंने मशीन लगाया है। आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअली एक शिप की तरह है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ शिप। नाउ इसके पास 2 पंख जैसे लगे हुए हैं, ये आपस में ना ये ब्लेड जैसे फोल्ड भी हो जाते हैं। लेट्स से दिस इज़ अ शिप और इसके पास 2 ब्लेड्स लगे हैं, ये टाइम टू टाइम ये फोल्ड हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, डिपेंड करता है। और इसमें ना आपको आई होप दिख रहा होगा, इसमें ना यहाँ पे 2 अलग से ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये रोटेट करते हैं एक्चुअली। जब पानी ऊपर की तरफ आता है दीज ब्लेड स्टार्ट्स रोटेटिंग और यही क्या करते हैं, ये जो टाइडल एनर्जी है इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और अंडर सी केबल से वो इलेक्ट्रिसिटी फिर जाता है कहाँ तक, जहाँ पे ज़रूरत है, जो भी ग्रिड है जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है। तो ये एक तरीके का टाइडल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कहाँ से आता है? सर्ज ऑफ ओशन वाटर ड्यूरिंग राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। हम लोग जानते हैं कि हमेशा ये प्रेडिक्टेबल चीज़ है, टाइड्स होना ही है। मून के पुल की वजह से वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब ओशन वाटर में सर्ज आता है उस वजह से सर्ज आने की वजह से और फॉल आने की वजह से ये टरबाइंस रोटेट करते हैं। पोल्यूशन फ्री है, रेन पे इसको डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये होना ही है ओशन में। ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, आपको टाइम वगैरह आप इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ नेचुरल साइट पे ही, नेचुरल जो जगह है जहाँ पे जैसे ओशन हो गया, सीज हो गया, लेक्स, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप एक आर्टिफिशियल बना के या खुद से चलो यहाँ पे पानी नहीं है और वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सिर्फ नेचुरल साइट्स पे ही। दूसरा, इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है, इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और एक सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन का भी एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अब पानी के साथ हम लोग जानते हैं कि सेडिमेंट्स रहते हैं, रॉक्स रहते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें, तो वो आके इसमें फंस जाते हैं। कभी कभार ब्लेड्स को साफ भी करवाना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, ये अर्थ का हीट है। ठीक है, आप डायग्राम में अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हॉट वाटर जो है वो पंप किया जा रहा है ग्राउंड से, और जब ये हॉट वाटर पंप किया जा रहा है ग्राउंड से फिर इसे एक टैंक में डाला जा रहा है। वहाँ पे वो जाके क्या कर रहा है, ये स्टीम में कन्वर्ट किया गया और वो स्टीम जा कर के क्या कर रहा है, टरबाइन को मूव कर रहा है। ठीक है, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये जनरेटर के पास जा रहा है,
फिर वहाँ से ग्रिड पे जा रहा है और उसके बाद इस वाटर को भेज दिया जा रहा है कूलिंग टावर में। ये वाटर कूल हो जा रहा है, वाटर वेपर जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चला गया और ये पानी वापस से इंजेक्ट कर दिया गया। यानी जितना पानी आपने अर्थ से लिया था, यू डिड योर प्रोसेस एंड देन यू रिटर्न इट टू अर्थ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वाटर का कोई वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, वाटर का कोई वेस्टेज यहाँ पे नहीं है, आपने जस्ट उसका हीट को यूज़ कर लिया। सो हॉट वाटर या स्टीम जो कि किसी क्रैक से अर्थ के क्रैक से निकल रहे होंगे, उनको उनके स्टीम को यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए और ये अराउंड द क्लॉक ऑपरेट कर सकता है पूरे एवरी डे एंड नाइट अराउंड द ईयर। इसका सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होता है और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड प्लेस में, बहुत कम जगह जहाँ पे ऐसा हो कि नीचे एक्चुअली नेचुरल गीज़र पाया जाए, हर जगह ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है। जहाँ पे अर्थ की हीट की वजह से पानी का वाटर टेबल गर्म हो जाए, उस केस में ही आप उस जगह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यही था ना, या नेक्स्ट इज़ योर बायोमास एंड बायो एनर्जी। बायोमास एक कॉमन टर्म है जो बायोलॉजिकल मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये डिराइव कहाँ से किया जाता है? लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि वुड हो गया, वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर मटेरियल, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट और घर का जो भी आपने कोई सब्जी पील किया उसका जो पील वगैरह होगा वो सब कुछ। बायोमास जो होता है ये इसी को बायोमास कहते हैं, ठीक है। ये सब अगर आपसे पूछता है गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोमास तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वुड, वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट या घर का जो भी कचरा है, प्लास्टिक वगैरह नहीं, उसको छोड़ के ये सब बायोमास में कन्वर्ट होता है। बायोमास को आप फर्मेंट कराते हैं। फर्मेंट को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बैक्टीरिया से उसको एक तरीके से सड़ा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना, फर्मेंटेशन। तो बायोमास इज फर्मेंटेड यूजिंग एनारोबिक बैक्टीरिया और दैट बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया? मेथानोजेनिक बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये होता है और वो उसको कन्वर्ट किस में कर देता है? बायोगैस। याद रखेंगे बायोमास में जब फर्मेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, methanogenic bacteria, this biomass is converted into biogas. Now this biogas is extremely helpful. 75% of biogas क्या है? मीथेन। आपको याद ही रहेगा बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोजेनिक, तो यहाँ से आपको मीथेन लर्न रहेगा। इंडिया में कैटल डंग को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। किस टाइप के प्लांट में? डोम शेप और फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। किस काम में आता है ये? डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उस प्लांट से कनेक्शन अपने घर तक कर लें तो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इंजन्स ड्राइव कर सकते हैं इसको, ट्यूबवेल, लाइटनिंग सब में इसका यूज़ हो सकता है। तो इफ से आपके एग्जाम में आ गया राइट टू यूजेस ऑफ बायोगैस, सो वन यू विल राइट इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट यू विल राइट इट कैन बी यूज्ड एज ड्राइविंग इंजन्स और इट कैन बी यूज्ड एज लाइटनिंग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस एनर्जी। क्या एडवांटेज है इसका? ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। क्लीन होने की वजह से ये कोई स्मोक नहीं देता है, इसमें कोई एशेस नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये किससे बना है? मीथेन से। रिमेंबर मीथेन इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइप ऑफ फ्यूल। जिसमें मीथेन होता है वो उसको अच्छा फ्यूल बना देता है। इट रिलीजेस प्रोडक्शन, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। बिल्कुल, जो वेस्ट आप जाके लैंडफिल में जहाँ पे कचरा आप फेंकते हैं, है ना, रिसेंटली बहुत एक आपने देखा होगा, रिसेंटली दिल्ली का एक सिटी है, वहाँ पे दे हैव मेड अ माउंटेन। कचरा ऐसे फेंका रहा है, मतलब दूर से आपको देखने पे लगेगा इट इज़ अ माउंटेन, बट व्हेन यू विल गो क्लोज आप देखेंगे वो पूरा कचड़े का ढेर है। तो ये जो लैंडफिल में इतना इतना कचरा हम लोग प्रोड्यूस करके एवरी डे अराउंड द ईयर हम लोग उसको फेंक रहे हैं, अगर उसको बायोगैस में, जो चीज़ बायोगैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर उसको सेपरेट करके बायोगैस में कन्वर्ट कर दें तो एक तो ये लैंडफिल का प्रॉब्लम कम होगा कि आपका जो कचरा है वो रिड्यूस होगा, आप जो डंप कर रहे हैं वेस्ट दे विल गेट रिड्यूस। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, आपको फ्री में व्हाट यू आर वेस्टिंग यू आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दैट, यू कन्वर्टिंग इट इनटू बायोगैस। और जब वो बायोगैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो गैस आप डिफरेंट यूजेस में लेके आ सकते हैं।
और इसका क्या एडवांटेज है कि जो स्लज बन जाता है, गैस बनाने के बाद जो स्लज बच जाता है, उसको भी आप प्लांट्स के मैन्यूर की तरह यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादातर नेचुरल मटेरियल्स पे रिलाई करता है। यानी अगर आपको बायोगैस बनाना है तो जो बायोमास होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। ठीक है, ओके। देन दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। कोल बेड मीथेन और मीथेन हाइड्रेट, ये बहुत ही ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रिसेंटली इन पे स्टडीज़ चल ही रही हैं। ठीक है, तो कोल बेड मीथेन क्या होता है? कोल का जो बेड होता है जहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कोल, उसके बेड में, उसके स्तर पे मीथेन गैस पाया जाता है। ये नेचुरल गैस है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कोल सीम्स में, जहाँ से हम लोग कोल का क्या बोल सकते हैं, खान बोलते हैं ना, कोल माइंस। CBM जो है, CBM शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोल बेड मीथेन, ये 95% प्योर मीथेन है। रिमेंबर, बायोगैस वॉज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम मीथेन बट दैट वॉज 75%, दिस इज 95%। और इससे बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी माना जाता है बिकॉज अगेन बहुत ही क्लीन टाइप का फ्यूल है। मीथेन हाइड्रेट का फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, 4CH4, इट इज ऑल्सो मीथेन है तो मीथेन से ही बना होगा। मीथेन का फार्मूला इज CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, 4CH4 एंड 23H2O, 23 मॉलिक्यूल्स लगते हैं वाटर के, इसीलिए इसे फायर आइस भी कहा जाता है। ये एक लैटिस की तरह होता है, ठीक है, जिसमें समझो एक आइस का लैटिस है जिसके बीच में मीथेन गैस क्या है, ट्रैप है। जैसे ही आप इसे वार्म करेंगे, आइस जो है वो आप इसे वार्म करेंगे या डीप्रेशराइज करेंगे तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मीथेन है वो रिलीज हो जाएगा। दो जगह बहुत पाया जाता है, आर्कटिक रीजन में और ओशन फ्लोर के नीचे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर होता है एंड। नेक्स्ट डे यू विल गेट इसका MCQ सीरीज़, सो काइंडली स्टे अपडेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाके इसके बाकी पार्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिविजन करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।